अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ख्वाजा तौसीफ़ अज़हर। आज की वीडियो में हमने जो बात करनी है वो मैंने जिगर के मुतालिक ही बात शुरू की हुई है। और जिगर का आखिरी जो स्टेप होता है वो होता है जिगर सिकुड़ जाता है, और उसके बाद उसकी जिगर सिकुड़ने की वजह से जो मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, जैसे हम कहते हैं सिरोसिस एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन, यानी सिरोसिस हो जाना, जिगर सिकुड़ जाना, और उसकी कॉम्प्लिकेशंस, उसके बाद उसके मसले मसाइल जो उससे आगाह होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि सिरोसिस, मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियोज़ में कि क्या होता है कि पहले जिगर के ऊपर किसी चीज़ का अटैक होता है, चाहे वायरस का हो, चाहे दवाइयों का हो, चाहे बैक्टीरियाज़ का हो, चाहे टीबी का हो, चाहे किसी भी चीज़ का अटैक हो। उसके बाद वो क्या होगा, वो सोजिश कर देंगे जिगर की, जिसे हम कहेंगे एक्यूट हेपेटाइटिस, अगर वो लेस देन 6 मंथ्स रहे। अगर वो 6 महीने से ऊपर चली जाए तो उसे क्रॉनिक हेपेटाइटिस कहेंगे। क्रॉनिक हेपेटाइटिस अगर 10 साल एवरेज के तौर पे कहते हैं रहे, तो 25 से 30% पेशेंट में चांसेस होते हैं कि वो जिनका जिगर सिकुड़ जाए, यानी सिरोसिस ऑफ लिवर हो जाए। सिरोसिस ऑफ लिवर की कॉजेज़ ऑलमोस्ट वही हैं जो मैंने हेपेटाइटिस की आपको बताई थी, लेकिन हेपेटाइटिस की कॉजेज़ के जो कॉजेज़ हैं वो आप मेरी पिछली वीडियोज़ में देख सकते हैं। लेकिन हेपेटाइटिस की कॉजेज़ के अलावा जो वजूहात सिरोसिस की हो सकती हैं, उसमें मैंने जो नहीं बताई आपको अभी तक, उसमें विल्सन्स डिजीज़ है। उसमें क्या होता है कि कॉपर जिस्म में इकट्ठा होना चाहिए, उसमें आँखों में, उसमें दिमाग में, उसमें जिगर में, उसमें गुर्दों में, उसमें और सारे जितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, उन सब के अंदर कॉपर इकट्ठा होना शुरू होता है, उसे कहते हैं विल्सन्स डिजीज़। उसके अलावा हीमोक्रोमेटोसिस है, जिसके अंदर आयरन या फौलाद इकट्ठा होना शुरू हो जाता है जिस्म के अंदर, उसके अंदर लबलबा या पेंक्रियास में, उसमें जिगर में, ठीक है। इस तरह करके जो है ना आयरन इकट्ठा शुरू हो जाता है और उस तरह जिगर ख़राब हो जाता है, तो वो भी सिरोसिस को लीड करता है। उसके अलावा बड क्यारी सिंड्रोम है, उसके अलावा पोर्टल हाइपरटेंशन की कॉजेज़ हैं। तो ये सारी कॉजेज़ हैं जो कि सिरोसिस को लीड करती हैं। तो ये सब चीज़ें सिरोसिस कर सकती हैं। उसके बाद आ जाते हैं कि जी सिरोसिस प्रेजेंट कैसे करता है। जैसे अगर सिरोसिस को प्रेजेंट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि सिरोसिस के लिवर के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। लिवर के फंक्शंस को अगर हम डिवाइड करें इस चीज़ पे कि एक लिवर का फंक्शन होता है कि वो जिस्म से गंदगी को निकालना या जहर को निकालना, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स को निकालना। दूसरा जिगर का फंक्शन होता है प्रोटीन्स को बनाना। तीसरा जिगर का फंक्शन होता है ब्लड को सर्कुलेट करना, ब्लड के अंदर सर्कुलेशन करना। ठीक है जी। अगर इस फंक्शंस के हिसाब से हम चलें तो हम आपको बताएंगे कि अगर ये फंक्शंस नॉर्मली ना हो तो फिर क्या होगा। अगर लिवर सिरोसिस हो जाता है तो क्या होता है कि जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जिगर सिकुड़ता है तो जो जितनी भी ब्लड वेसल्स या जितनी भी जो जो वेन्स हैं, जो रगें हैं, जो ब्लड को सप्लाई कर रही हैं जिगर को, वो क्या होगा, जिगर अगर पंप जो है आप समझ लें कि काम नहीं कर रहा, तो उसके बैक प्रेशर पड़ेगा, बैक प्रेशर पीछे प्रेशर पड़ेगा तो वो वेन्स सूज जाएगी, उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, और उनका प्रेशर बढ़ेगा तो वो सूज जाएंगी। अब अगर तिल्ली की जो है वेन्स में और आर्टरीज़ में प्रेशर बढ़ जाए तो उससे क्या होगा कि जो तिल्ली है वो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद जो है अगर खुराक की नाली वाली वेन्स में प्रेशर बढ़ जाए तो खुराक की नाली के अंदर जो वेन्स हैं या जो खून की नालियां हैं वो बड़ी हो जाएंगी और अल्टीमेटली फट के खून की उल्टियाँ आ सकती हैं। इस तरह बड़े पेशाब वाली जगह पे, जिसे हम बवासीर कहते हैं, उसी तरह वहाँ पे वेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं खून की, अगर वो सूज जाएँ तो वो फट जाएँ तो वो वहाँ से फ्रेश खून यानी लाल खून निकलना शुरू हो जाएगा, ये चीज़ होना शुरू हो जाएगी। तो ये होगी एक चीज़ कि जब जिगर सिकुड़ जाएगा तो क्या होगा। दूसरी चीज़, अगर जिगर का दूसरा जो फंक्शन है प्रोटीन्स बनाना, मेन प्रोटीन जो जिगर बनाता है वो कौन सी बनाता है, जो खून को नॉर्मल रखती हैं, यानी कि जो खून को पतला नहीं होने देती और खून के फ्लो को नॉर्मल रखती हैं। तो अगर जिगर अपना ये फंक्शन सिरोसिस हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, जो प्रोटीन्स जो है खून को नॉर्मल रखती हैं वो नहीं बनेगी, खून पतला हो जाएगा। ऐसे लोगों में खून पतला हो जाता है, आप देखेंगे कि इनके जिस्म पे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, नीले काले रंग के। ज़रा चोट लगती है धब्बा बन जाता है, कई दफ़ा बगैर चोट के भी देखते हैं तो जी वो इतना बड़ा धब्बा नीला रंग का बना हुआ है। तो ये जो धब्बे हैं ये मोस्ट लाइकली जो है, एक तो जो तिल्ली बढ़ जाती है उसकी वजह से प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, दूसरा क्या होता है
कि खून पतला हो जाता है और उसमें खून जमता नहीं है ज़्यादा सही से। तो खून जब जमता नहीं है तो वो ब्लीडिंग स्किन के अंदर होती है और वो काले रंग की या नीले रंग की अपीयर होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह खून ज़्यादा पतला हो जाता है, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। गम्स में से ब्लीडिंग यानी कि मुंह के अंदर से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाएगी, छोटे पेशाब में ब्लीडिंग हो सकती है। खून पतला होने के ऊपर डिपेंड करता है कि खून कितना पतला हुआ है। तीसरा फंक्शन ये है कि ये आपके जिस्म से गंद निकालता है। जब ये गंद निकालता है या नाइट्रोजन प्रोडक्ट्स निकालता है तो आप नॉर्मल रहते हैं, हमारा दिमागी तवाज़ुन नॉर्मल रहता है। अब क्या होता है, जिगर सिकुड़ जाता है तो नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स जो हैं, जो अमोनिया है, ये बढ़ने लग जाता है जिस्म के अंदर। और जब ये बढ़ता है तो ये ब्रेन पे जाता है और एक कौमे की कैफियत या एक जो है गनूदगी की कैफियत या एक बेहोशी तारी की कैफियत ये कर सकता है, जिसे हम कहते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। तो ये हेपेटिक एनकेफेलोपैथी जिगर की वजह से जो दिमाग के ऊपर असर होता है वो होना शुरू हो जाता है। तो इस वजह से हम इन मरीज़ों को कहते हैं कि इन मरीज़ों में हेपेटिक एनकेफेलोपैथी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इस वजह से कि जिगर जो है वो खून के ऊपर, और इन लोगों में एक ही चीज़ रह जाती है बाकी, कि इनका पखाना प्रॉपर्ली आना चाहिए ताकि वो जहर आलूद चीज़ें पखाने के रास्ते निकलें। तो इन लोगों को ज़्यादातर वो चीज़ें नहीं निकलती और इस वजह से ये जो है लोगों में हेपेटिक एनकेफेलोपैथी या दिमाग के ऊपर असर या ब्रेन के ऊपर असर, गनूदगी और अल्टीमेटली कोमा होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा इन लोगों के अंदर प्रोटीन्स की कमी की वजह से क्या होता है कि पेट के अंदर पानी इकट्ठा शुरू हो जाता है, पाँव के जो है सूजने लग जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर कुछ मर्दाना हार्मोन्स की कमी, मर्दों में अगर जिगर का मसला हो तो मर्दाना हार्मोन्स की कमी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि इनके ब्रेस्ट बड़े होना शुरू हो जाते हैं, इनके जो टेस्टीज़ हैं जो कि मर्दों की जिन्हें गोलियां कहा जाता है वो छोटे होने लग जाते हैं, जिस वजह से मर्दाना कमज़ोरी होने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें जिगर के फेलियर में मेन मोटी मोटी फंक्शंस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हो सकता है। इसके अलावा जो जैसे मैं आपको बताया कि प्रेशर बढ़ता है वेसल्स में, तो स्किन की वेसल्स में भी प्रेशर बढ़ता है, तो वहाँ पे स्पाइडर लाइक के निशान बनना शुरू, जैसे स्पाइडर का शक्ल होती है उस तरह के निशान, लाल रंग के निशान बनना शुरू हो जाते हैं स्किन के ऊपर, तो वो उन्हें स्पाइडर नेवाए कहते हैं, वो भी बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं जो जिगर सिकुड़ने की वजह से हो जाती हैं। अब जिगर सिकुड़ने को डायग्नोज कैसे किया जाता है? जिगर सिकुड़ने को डायग्नोज इतना किया जाता है कि आप उन्हें वही CBC कराना है, उसमें आपको खून की कमी मिल सकती है, उसमें आपको प्लेटलेट्स की कमी मिल सकती है। उसके अलावा INR कराएंगे जो खून पतला देखेगा कि खून ज़्यादा पतला हुआ होगा। ठीक है, LFTs कराएंगे यानी कि जिगर के ALT, AST, बिलिरुबिन वो सारे डिरेंज होंगे, वो सारे जो हैं बड़े हुए होंगे। उसके अलावा आप जो है इसके अंदर एल्ब्यूमिन कराएंगे तो सीरम एल्ब्यूमिन जो है, जो प्रोटीन है एक, वो कम हुई होगी। ठीक है, उसके अलावा आपने बाकी सारे टेस्ट कराने देखने के लिए कि सिरोसिस क्यों हुआ है, हेपेटाइटिस के टेस्ट कराएंगे आप, विल्सन डिजीज़ के, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस के, हीमोक्रोमाटोसिस के, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन के, मतलब मुख्तलिफ जो बीमारियां आपको ज़हन में हैं उन सब के टेस्ट आप करा सकते हैं, बारी बारी करा सकते हैं। पहले कॉमन से शुरू होंगे, अगर वो नहीं मिलती तो अनकॉमन की तरफ या रेयर की तरफ फिर आप जाएंगे। इस तरह करके ये हम, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो आपको अल्ट्रासाउंड के ऊपर जिगर सिकुड़ा हुआ मिलेगा। फाइब्रोस्कैन कराएंगे तो उसमें फाइब्रोस्कैन में भी आपको F4 स्टेज में जो है लिवर मिलेगा। बायोप्सी करा सकते हैं तो उसमें भी आपको लिवर बायोप्सी में भी जिगर जो है वो सिकुड़ा हुआ मिलेगा। CT स्कैन MRI पे भी आपको जिगर सिकुड़ा हुआ मिलेगा। तो इसके अलावा जो मेन कॉम्प्लिकेशन, एक और जो आखिरी कॉम्प्लिकेशन मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है जिगर के सिकुड़ने के बाद 1 to 4% चांसेस होते हैं हर साल जिगर के सिकुड़ने के बाद जिगर के अंदर कैंसर होने के। तो इन लोगों में जिगर का कैंसर भी हो सकता है। उस जिगर के कैंसर के लिए ज़रूरी है कि जिगर के कैंसर के लिए CT स्कैन या MRI कराया जाए। तो अल्ट्रासाउंड के ऊपर शक ज़रूर मिल सकता है आपको जिगर के कैंसर का, लेकिन उसके बाद CT और MRI के ऊपर हमें पता चलेगा कि ये वाकई CT के ऊपर या MRI के ऊपर कैंसर आया है कि नहीं आया। तो जिगर का कैंसर हो जाए तो वो फिर डिपेंड करता है कि उसका साइज़ क्या है, वो फैला हुआ है कि नहीं फैला हुआ, और उसके इलाज उसके के हिसाब से डिपेंड करता है। अभी मैंने इस वीडियो में आपके साथ जिगर सिकुड़ना और उसकी कॉम्प्लिकेशंस डिस्कस की हैं और कैसे डायग्नोज करना है उसको डिस्कस किया है। अगली वीडियो में हम उन सब कॉम्प्लिकेशंस की ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे कि उन सब का इलाज कैसे करना है।